नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ जाइए। हम बात कर रहे हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग से हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 आ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से उसे जाके देख सकते हैं। इनके अलावा जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग साहब के तीनों कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि जब इन प्रश्नों को आप सॉल्व करें तो अच्छी तरीके से समझ सकें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर नंबर डी क्या कह रहे हैं? ये किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। पियाजे की जितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं जो प्रमुख हैं उनकी: संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे साहब बताते हैं कि हर चरण, ये देख लीजिए इनके चरण हैं, इन किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कम या ज़्यादा विकास हो सकता है हर एक चरण में। चरण नंबर 1, 2, 3 और 4, हर एक चरण में जो विकास है उनकी जो मात्रा है या जो उनका कह लीजिए कि गुणवत्ता है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, बट वी कैन नॉट स्किप। ठीक है, तो हमें एक पियाजे के अनुसार एक स्टेप वाइज ही जो है डेवलपमेंट होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण प्रत्यय से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? दूसरों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बी, वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। और डी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई प्रश्न आप सॉल्व करिए सीडीपी में, उस शिक्षा शास्त्री का आप नाम ध्यान में रखिए जिससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कक्षा रूम संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं, स्कूल की सेटिंग में पूछे जाते हैं, तो आप क्लासरूम के वातावरण को ध्यान में रखिए और आप अपने आप को एक शिक्षक समझिए। यहाँ पे आप पियाजे के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। संरक्षण का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान में रखिए, फिर प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी आपकी। संरक्षण का मतलब होता है कि कुछ भौतिक गुणधर्म तो वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएँ। पियाजे साहब ने जब प्रयोग किया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से एक लीटर का बॉक्स होता है और दूसरा बॉक्स जो कि 1 लीटर का है लेकिन उसका जो कह लीजिए लेंथ है, जो उसकी लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आकृति बड़ा है, कौन सी आकृति बड़ी है या ज़्यादा है, तो वो कहता है ये। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि साइज बड़े होने से या आकृति बड़े हो जाने से उसके भौतिक मापन में भी अंतर आ जाता है, उसके आयतन में भी अंतर आ जाता है। तो इसे ही संरक्षण के कॉन्सेप्ट के रूप में पियाजे ने डेवलप किया था। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति में से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों व साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। और चौथा ऑप्शन है, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। अब देखिए, वाइगोट्स्की साहब का नाम आ गया, अब तुरंत आपको सारे कॉन्सेप्ट उनके याद आने चाहिए। जेपीडी याद आना चाहिए और क्या, स्कैफोल्डिंग याद आनी चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, संस्कृति का डेवलपमेंट याद आना चाहिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्यों? क्योंकि वाइगोट्स्की साहब कहते हैं पहले भाषा का निर्माण होता है और जब भाषा का निर्माण हो जाता है तो वो भाषा बच्चे के चिंतन को प्रभावित करती है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए सारे वैसे ही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं या आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं 49। दोस्तों, इसमें 4 स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद बताना है। दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि क्या होगा। दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है,
इस बात को आप ध्यान में रखिए। आप एक मंजिल चुनिए, बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। एडुटॉक फॉर यू की आपकी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा की, पुनर्बलन की, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। देखिए, पियाजे का नाम आया, तुरंत आपको पियाजे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तुरंत पूरी की पूरी संपत्ति उनका ध्यान में आना चाहिए। अगर वो ध्यान में आया तो आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। वो कहते हैं कि बच्चा रचनावादी होता है, संस्कृति के साथ, पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करता है, अंतरक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। पियाजे, ब्रूनर और वाइगोट्स्की, ये तीनों क्या थे? रचनावादी सिद्धांतकार थे। रचनावादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं समाज की सहायता से। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो संज्ञानात्मक योग्यता विकसित होती है वो होती है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। यानी कि बच्चा क्या हो जाता है? गोल ओरिएंटेड हो जाता है। गोल ओरिएंटेड कैसे होगा? क्योंकि उसमें क्या विकसित हो जाएगा? ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रितवाद। आत्म केंद्रितवाद की भावना क्या होती है कि बच्चे को लगता है कि उसके व्यवहार, उसके विचार, उसका सोचना ही एकमात्र सत्य है आज की दुनिया में। वो दूसरे के विचारों को महत्व नहीं देता है, उसे लगता है कि उसके विचार, उसके चिंतन ही बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन्हीं विचारों को आगे रख के काम करता है, इसलिए वो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 52। लेव वाइगोट्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे क्या होते हैं? आत्म अहम केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं। लेव वाइगोट्स्की साहब इसे व्यक्तिगत वार्ता का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता या अपने आप से किया जाने वाला चिंतन। लेव वाइगोट्स्की साहब यह भी कहते हैं कि जो बच्चे अहम केंद्रित ज़्यादा होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं, अपने विचारों पे मंथन करते हैं, उनके जीवन में सफल होने की संभावना बाकी बच्चों से कई ज़्यादा बढ़ जाती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत वार्ता करने वाले बच्चे के जीवन में सफलता के चांसेस कम होते हैं ज़्यादा, तो दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता करने वालों के बच्चों की जो सफलता की उम्मीदें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं लेव वाइगोट्स्की के अनुसार। ठीक है, और इसी को पियाजे ने अहम केंद्रित का नाम दिया था। अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि सही व्याख्या करता है? पहला, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। गलत। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किस कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करता है कि वह अच्छा या बुरा? सी है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। और फोर्थ ऑप्शन है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कोलबर्ग साहब कहते हैं कि बच्चा यहाँ पे दूसरों की संस्तुति को मानता है, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करता है कि लोग उसे अच्छा कहें, वो लोगों के कहने मानता है, जो वो कहे जाते हैं, जो उसे ऑर्डर मिलते हैं, जो उसे आज्ञा मिलती है, उसका परिपूर्ण पालन करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में अच्छा बना रह सके। गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसका दिया हुआ है? नैतिक विकास के सिद्धांत के जन्मदाता लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। 54, लेव वाइगोट्स्की सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। 2016 के सीटेट में प्रश्न आया था, किससे नहीं अलग किया जा सकता है? उसके सामाजिक संदर्भ में,
अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं में पुनर्बलन से व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके सामाजिक संदर्भ में। वाइगोट्स्की साहब कहते हैं कि सीखने को बिल्कुल नहीं अलग किया जा सकता है सामाजिक संदर्भ में। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 3 रचनावादी प्रमुख थे। रचनावादी 3 कौन प्रमुख थे? सबसे पहला नाम आप रख लीजिए पियाजे साहब का, इसके बाद आते हैं वाइगोट्स्की साहब, और फिर आते हैं ब्रूनर। इन तीनों का मानना था कि बच्चे रचनाकार होते हैं, बच्चे खुद वातावरण से सामाजिक अधिगम के सामाजिक प्रतिक्रिया के माध्यम से, सामाजिक प्रतिभाग के माध्यम से, पर्यावरण का निरीक्षण करके वहां से वो सीख जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। आंसर देने से पहले इनके सारे बिंदुओं को याद रखिए। पियाजे तथा वाइगोट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। 2016 के सीटेट में प्रश्न है, एक ही साल के पेपर आप उठाकर जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कई बार एक ही पेपर में सीडीपी के 3 या 4 या इससे कई बार 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की के अलग अलग संपर्क पे। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 100 प्रश्न हम हल कर रहे हैं, मेरा ये गारंटी है आपके साथ कि 100 प्रश्न अगर आपने 2-3 बार से बार वीडियो देखा, पॉज किया, उसे लिखा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। पियाजे तथा वाइगोट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया है ना, पुनर्बलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये सब सिद्धांत पुनर्बलन का स्किनर साहब का था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है। विद्यार्थी निष्क्रिय, बिल्कुल विद्यार्थी निष्क्रिय कभी नहीं होते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, आपने तुरंत पियाजे और वाइगोट्स्की को ध्यान में लाया। अब ये रचनावादी हैं, तुरंत रचनावादी का ध्यान आना चाहिए। आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ों को जोड़ना होगा। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो एक एक्टिव परफॉर्मेंस की भूमिका निभाते हैं। बाकी पुनर्बलन की कोई बात नहीं की गई इन दोनों के द्वारा, इसकी बात नहीं की गई, उसकी बात नहीं की गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक चाइल्ड बेबी है, एक नवजात शिशु है। जब ये पैदा होता है तो ये कुछ चीज़ें नहीं जानता है। इसका जो दिमाग है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टेबुला रासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबुला रासा, खाली स्लेट। उसे मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है टेबुला रासा। जैसे आप मार्केट से एक छोटी सी चिप खरीद के लाते हैं तो वो प्रारंभ में उसमें कुछ नहीं होता है, फिर आप उसमें अपने मनोरंजन की चीज़ें, अपने ज्ञान की चीज़ें भरते जाते हैं और वो मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जो दिमाग है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, टेबुला रासा होता है, और बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता जाता है। समाजीकरण में वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, इसके बाद अपने आस पड़ोस से सीखता है, इसके बाद वो अपने विद्यालय से सीखता है, दोस्तों से सीखता है। इस प्रकार से उसके अंदर भी नॉलेज का भंडार हो जाता है। उसका समाजीकरण, उसका सीखने का एक प्रक्रिया होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन किसका है? देखिए, बच्चे की भाषा का निर्माण हुआ है, क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ संपर्क में आया, समाज के साथ संपर्क में आया। ये कहना है वाइगोट्स्की साहब का। वाइगोट्स्की साहब कहते हैं पहले भाषा का निर्माण होता है, इसके बाद चिंतन का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। स्किनर साहब कौन थे? स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ऑपरेंड कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, पुनर्बलन की बात की, सकारात्मक पुनर्बलन की बात की, नकारात्मक पुनर्बलन की बात की, शेपिंग की बात की, चेनिंग की बात की। इसके अलावा इनका प्रयोग स्किनर साहब का किस पे था? कबूतर पे था और चूहे पे प्रयोग किया गया था।
स्किनर साहब के 2 महत्वपूर्ण प्रयोग थे, कबूतर पे किया गया था और चूहे पे किया गया था। नॉम चॉम्स्की साहब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो बताते हैं भाषा का विकास कैसे होता है। पियाजे साहब कहते हैं पहले चिंतन का निर्माण होता है। हमेशा याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार पहले चिंतन आता है, इसके बाद भाषा का निर्माण होता है। इसके अलावा इन्होंने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया, अहम केंद्रितवाद बताया, जीववाद को बताया। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? देखिए, पियाजे का नाम फिर आया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस भी शिक्षा शास्त्री का नाम आता है पूरी की पूरी बिंदु आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर कर पाएंगे। पियाजे साहब कहते हैं कि एक ऐसा संरचना, एक ऐसा मॉडल जो कि हमें एक थिंकिंग का प्रोसेस देते हैं, चिंतन के निर्माण प्रखंड होते हैं, वो कहलाते हैं स्कीमा। बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे सकते थे अगर आप बस एक काम करिए कि किस भी शिक्षा शास्त्री का नाम लिया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद में लेके आ जाइए आप। स्कीमा अवधारणाएं, स्कीमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके वो सारे विचार जो कि एक क्रमबद्ध रूप में रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए अभी आज की डेट कितनी है? 25 मई 2020। जब ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये डेट है। आज के 3 महीने आप पहले चले जाइए, यानी कि 25 फरवरी के आसपास की जब आप बात करोगे तो उस समय कोरोना महामारी की कोई बात नहीं की गई थी, या कोरोना महामारी भारत में नहीं फैली थी, यहाँ पे लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे। तो कोरोना महामारी से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित आपके स्कीमा का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ था। आप नहीं जानते थे कि कैसे ये फैलता है, कौन कौन से तथ्यों से फैल सकता है, बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, इन चीज़ों के आपके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आपके अंदर कोरोना महामारी से संबंधित सारे स्कीमा डेवलप हो चुके हैं। कैसे डेवलप होते हैं? जब आप छोटी छोटी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, वो चीज़ें हमारे एक स्कीमा के रूप में डेवलप हो जाती हैं। तो इसी को पियाजे ने क्या कहा? एक मानसिक संरचना कहा है। जैसे फल, अगर आपके दिमाग में फल आता है, ये एक क्या है? स्कीमा है। फल क्या है? स्कीमा है। अब जैसे ही फल आता है आपके मन में बनाना, एप्पल, खजूर, पपाया, इन सारे चीज़ों का एक चित्र उभरने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्कीमा के रूप में आपके दिमाग में फीड है, आपके दिमाग में इस चीज़ का एक तरह का संरचना बना हुआ है। इसे ही क्या कहा गया है? स्कीमा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है ये अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक युग पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में होता है? तो दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस तरीके से अपनी सोच को विकसित कर लेता है, या कह सकते हो आप कि इस अवस्था में आके बच्चा यह सोचने योग्य हो सकता है, हो जाता है कि वो वैज्ञानिक चिंतन कर सके। अब अगर उसे आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं करने के लिए, तो बच्चा उसमें अपने विचारों को भी जोड़ता है, नए विचारों को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, जिस चिंतन को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन अब आप उसके बारे में सोचने योग्य हो जाते हैं। इतनी बात यहाँ से हमें पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 60। एक बच्चा यह तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए कर दीजिए और मैं वह आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए, कोलबर्ग की बात हो गई। अब आप सोचिए कि कोलबर्ग की किस अवस्था में इस स्टेटमेंट की पुष्टि होती है कि आप मेरे लिए ये काम करिए और मैं आपके लिए काम कर दूंगा। ये तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्यों समाज में हम इस नियम की पुष्टि करते हैं कि आप हमारे लिए कोई सहयोग का काम कर दीजिए। आप हमारे यहाँ शादी का फंक्शन है, आप आके थोड़ी सी हमारी मदद करवा लीजिए, और जब आपके यहाँ किसी तरह का कोई फंक्शन पड़ेगा तो हम आपके यहाँ आके हेल्प करवा लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं पे शिक्षक होंगे, आप कहीं पे पढ़ाते होंगे,
तो जब उनके यहाँ एग्ज़ाम होता होगा तो आपको कई बार बुला लेते होंगे कि आप हमारे यहाँ के थोड़ा सा बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जब आगे चलकर हम भी अपने यहाँ के शिक्षक दूसरे स्कूलों में भेज देते हैं कि आप भी वहाँ जाकर कोई चीज़ें नई चीज़ें बता के आ जाइए। जैसे घरों में प्रोग्राम होता है, आप भी कहीं ना कहीं किसी घर में रह रहे होंगे, तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन पड़ा है, मेहमान की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप बगल में पड़ोसी के यहाँ से कोई चीज़ें ले आते हैं या उन्हें ही बुला लाते हैं कि चलिए थोड़ी सी हमारी मदद करा लीजिए आज। अब जब उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आप भी चले जाते हैं। तो ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध होता है। कोलबर्ग साहब ने नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरी अवस्था जो थी वो थी परंपरागत स्तर की अवस्था, और तीसरी अवस्था जो थी वो थी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था। हर एक स्तर पे देखिए, हर एक स्तर पे, इसको गायब कर देते हैं, ठीक। अब हर एक स्तर पे दो तरीके की जो है बात की जाती है। यानी कि जो कोलबर्ग की अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं उनकी, और हर एक अवस्था में 2-2 स्तर की बात की गई है। यानी कि कोलबर्ग के अवस्थाओं की आप बात करेंगे तो कितनी अवस्था हो जाएंगी? 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन उसके स्तर की बात करेंगे तो कितने स्तर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 3 अवस्थाएं और 6 स्तर को बताया कोलबर्ग साहब ने। अब मोटे तौर पे इसको अगर बांट लें हम, कैसे समझेंगे? देखिए, 3 चीज़ें मैं आज आपको बताया था, इसी 3 चीज़ से आपको उत्तर देना रहता है हमेशा। जो नैतिक विकास की अवस्था है, जो पहली अवस्था है, वहाँ पे आपको बच्चे का जो निर्धारण होता है, बच्चे का जो नैतिक विकास का कॉन्सेप्ट होता है, या कह लीजिए देखने का जो नज़रिया होता है, वो आधारित होता है पुरस्कार पे या फिर दंड पे। बच्चा वही काम करता है जिस पे उसे पुरस्कार दिया जाता है, वही चीज़ें वो सीखता है, उसी को नैतिक विकास समझता है। जिसमें उसको दंड मिलता है उस चीज़ को नहीं करता है। दूसरी अवस्था में पियाजे की जो परंपरागत स्तर की अवस्था है, उसमें वो सामाजिक विकास को रखता है, समाज के नियमों को रखता है। जब उसे लगता है कि समाज में उसकी इस बात को मान लिया जाएगा तो उसे वो करने लग जाता है, जो समाज के नियमों को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लोगों का सम्मान देना चाहिए, ऐसे नियम को मानता है, यानी कि समाज जिसको वो अच्छा मान सके। तीसरी अवस्था जो होती है परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था, यहाँ पे बच्चा सोचने लगता है, ये कह सकते हो अब नैतिक विकास की सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है। यहाँ पे उसे लगता है कि ठीक है, समाज के नियम कानून अपनी जगह हो सकते हैं, समाज हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हमारे जान पे कोई चीज़ें आ जाती है या फिर ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे कानून को बदला जा सकता है, तो हमें कानून को बदल देना चाहिए। ये कब आता है? जब वो तीसरी अवस्था में पहुँच जाता है। यानी कि वो कहता है कि समाज के बनाए गए नियम का कोई विकल्प जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ना हो। दोस्तों, तो ये थे आज का हमारे प्रश्न। आज का जो प्रश्न है क्विज के लिए वो है, एक तो ऊपर आपको आंसर देना था, दूसरा आंसर इसका भी देना है आपको। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा भी जानते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, इस आंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद होती जाती हैं। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन जो इससे पहले भी जारी किया जा चुका है कि 7 जुलाई को हम टॉप 10 कमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उन नामों की घोषणा हम 7 जुलाई को करेंगे। जो भी विनर होंगे उन्हें हम उनका प्राइज़ जो है उनका जीमेल लेकर के या उन्हें उनके घर तक वाया पोस्ट पहुंचा देंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए आप एडुटॉक फॉर यू के साथ, अपनी राय हमें बताते रहिए, और फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी हमको फॉलो करते रहिए आप, और मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके कभी भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।